कोल्ड वॉर। 3,55,000 लोगों की मौत हो जाती है। This government has to continue the attack. The president also raised the military. सोवियत यूनियन दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरियन वॉर। Around 8 p.m. Saturday. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रहा होता है और वेस्ट जर्मनी यूएसए और उसके एलीज कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन ईस्ट साइड में पड़ता था और वो कैपिटल था, इसलिए उसका भी दो भागों में डिवाइड होता है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। लेकिन सोवियत यूनियन जून 1948 में सारे उन वेव्स को कट कर देता है जो वेस्ट बर्लिन से कनेक्ट हो रहे होते हैं और पूरे शहर में कंट्रोल करने का प्रयास करता है। लेकिन यूएसए इसके रिस्पांस में डेली एयरलिफ्ट कैंपेन स्टार्ट कर देता है अगले ही दिन से। ये एयरलिफ्ट कैंपेन के द्वारा वेस्ट बर्लिन में यूएसए फूड और फ्यूल्स की सप्लाई स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वेस्ट बर्लिन के लोगों को बहुत राहत मिलती है। और ये एयरलिफ्ट कैंपेन यूएसए करीबन 1 साल तक चलाता है, सितंबर 1948 तक। यानी कि करीबन 1 साल तक यूएसए एयरलिफ्ट कैंपेन को लगातार कंटिन्यू रखता है। और यूएसए का क्लेम है कि उसने पूरे एयरलिफ्ट कैंपेन के दौरान करीबन 2.3 मिलियन टन की सप्लाई वेस्ट बर्लिन में एयरलिफ्ट के दौरान की है। 2.3 मिलियन टन की सप्लाई एयरलिफ्ट के दौरान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम पे जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, फिर भी यूएसए ने हार नहीं मानी। और ये सब देखते हुए जो वहाँ के लोग थे, मतलब जो ईस्ट में रह रहे थे, उनको लगा कि डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया है, कम्युनिज्म से भी बढ़िया। और अगर हम डेमोक्रेसी में रहेंगे तो हम ज्यादा बढ़िया रह पाएंगे कम्युनिज्म के हिसाब से, क्योंकि लोगों को पर्सनल लिबर्टी का महत्व पता चल गया था। लेकिन कम्युनिज्म में पर्सनल लिबर्टी की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए लोग क्या करने लगे कि माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। और ये जो माइग्रेशन था ये करीबन 15 साल तक चला, ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ। और इन सब टेंशंस को देखते हुए यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने 12 अगस्त 1961 को एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में ये साफ किया कि बर्लिन में अब वॉल कंस्ट्रक्ट की जाएगी। और फिर 13 अगस्त से काम भी चालू हो गया बॉर्डर बनने का। और ये बॉर्डर सिर्फ इसलिए बन रहा था कि जो माइग्रेशन हो रहा था उसको रोका जा सके। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर बनने के बाद 26 माइल्स लॉन्ग था और 13 फुट ऊंचा था, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी इक्विपमेंट के उस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि 13 फुट हाइट बहुत होती है। और ये जो माइग्रेशन चल रहा था ईस्ट टू वेस्ट का, इसमें थोड़ी सी कमी तो आई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और फिर 1987 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने ब्रेंडनबर्ग गेट, जो कि बर्लिन वॉल का एक हिस्सा हुआ करता था, उसके सामने खड़े होकर एक स्पीच देते हैं, टीयर डाउन दिस वॉल, और इनडायरेक्टली सोवियत यूनियन के लीडर मिस्टर मिखाइल को चैलेंज करते हैं। Mr. Gorbachev, tear down this wall. खैर मिस्टर मिखाइल के बारे में बात करें तो वो थोड़ा रेशनल बीइंग व्यक्ति थे। अभी तक कोल्ड वॉर के ईरा में जो लीडर्स आए थे उनमें से सबसे अगर कोई हम्बल था तो वो मिस्टर मिखाइल थे, और इन्हीं के कारण शायद कोल्ड वॉर का अंत भी हुआ। और इस स्पीच के बाद मिखाइल ने ऑर्डर दिया कि इस वॉल को गिरा दिया जाए, क्योंकि वो, मैंने जैसा कहा कि थोड़ा रेशनल बीइंग थे, कम्युनिस्ट लीडर होने के बाद भी वो लिबर्टी को प्रमोट कर रहे थे। इसलिए 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाता है। लेकिन इस वॉल गिरते ही जो खुशी आई, जो बाहर आया, वो कहते हैं ना कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वही बात जर्मनी में भी हुई। और जर्मनी के लोग इतने खुश थे कि मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता, स्पीचलेस। और इस इंसिडेंट को कहते हैं बर्लिन वॉल कम्स डाउन। लेकिन इस वॉल गिरने से जर्मनी को पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली थी, इसलिए इसके लिए एक ट्रीटी करवाई जाती है, द फाइनल सेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी। और इस ट्रीटी का जो सबसे बड़ा एम था, ऑब्जेक्ट था, वो जर्मनी के रीयूनिफिकेशन से था, जिससे जर्मनी जो डिवाइड हो गया था बहुत सालों पहले कोल्ड वॉर के चलते हुए, वो दोबारा एक हो जाए और जर्मनी एक ही कहलाए। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का जो नाम चल रहा था वो खत्म हो जाए और जर्मनी एक हो जाए। मैंने पहले पार्ट में एक रेस क्लियर की थी, द न्यूक्लियर आर्म्स रेस, लेकिन इस पार्ट में भी एक रेस है, स्पेस रेस। ये बहुत रोचक रेस है, इसमें आप सुनोगे ना तो मजा आ जाएगा, मजा ना आया तो पैसा वापस। खैर मैं दे नहीं पाऊंगा, कमाता नहीं हूँ ना। अभी तो सबसे पहले आप जान लीजिए स्पेस रेस क्या है, पैसे वैसे तो बात की बात है। बेसिकली ये रेस यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में पहला सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्टार्ट हुई थी।
अब ये रॉकेट इसलिए क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के बाद जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट में स्टैब्लिश की जाएगी अर्थ के, उससे क्या होगा कि यूएसएसआर या फिर यूएसए एक दूसरे के ऊपर नजर रख पाएंगे। लेकिन इस पार्ट में सोवियत यूनियन जीत जाता है जब सोवियत यूनियन ने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को 4 अक्टूबर 1957 को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। और इतना ही नहीं, सेकंड सैटेलाइट स्पुतनिक 2 को भी 3 नवंबर 1957 को लॉन्च कर देता है। अब ये तो हो गई बात नहले में दहला वाली, क्योंकि यूएसए ने जब ये चीजें देखी तो कहीं ना कहीं वो शौक में भी था और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो आग थी ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी जीतने की। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान पीछे जा रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भाग रहा हो, कभी कभी तैयारी करने के लिए भी पीछे जाता है। और वही बात यूएसए ने भी की, और यूएसए ने तो चमत्कार कर दिया मेरे भैया। जानते हैं कैसे? खैर, यूएसए ने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 23 मई 1958 को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। लेकिन जो उसने लॉन्च किया ये उसकी पहली सैटेलाइट थी। लेकिन अभी तो हम जानेंगे कि ऐसा यूएसए ने क्या किया जिसके कारण यूएसए ने इतिहास रच दिया और फिर जले में नमक छिड़कने का काम दोबारा भी करता है। खैर, जो ये फर्स्ट सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च करने की रेस थी इसमें तो विराम लग गया, लेकिन कहावत कुछ वैसी थी कि ये तूफान आने से पहले की शांति थी। कैसे? जानते हैं आगे। 16 जुलाई 1959 को अपोलो 11 मिशन को यूएस लॉन्च करता है। Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. और ये अपोलो 11 मिशन जो है ना, ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए नहीं था। ये अपोलो 11 मिशन वही मिशन है जो पहली बार दुनिया में इंसान को मून तक ले जाने का मिशन था। ये पहला मिशन था जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। जब 20 जुलाई 1959 को अपोलो में गए 3 एस्ट्रोनॉमर वहां पे सेफली पहुंच जाते हैं जहां के लिए वो निकले थे, अर्थ से, यानी कि मून में। और आपने नील आर्मस्ट्रांग के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने चांद में पहली बार कदम रखा था। Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. और एक और एस्ट्रोनॉमर है एडविन एल्ड्रिन। हाँ, इनको भी आपने बिल्कुल ठीक ही पहचाना। ये दुनिया के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने मून में कदम रखा था। ये 2 एस्ट्रोनॉमर एक ही मिशन के जरिए चांद में गए थे, जो कि है अपोलो 11। लेकिन और जो ये सिलसिला चला स्पेस रेस का, ऑर्बिट में जाने का, मून में जाने का, ये सिलसिला आज भी कंटिन्यू है। एस्ट्रोनॉमर्स आज भी कई ग्रह को ढूंढ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और ये रेस कंटिन्यू है। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान जो ये रेस थी वो ऑफिशियली लिमिटेड माना गया है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर के टाइम की रेस है, तो इसके लिमिटेड डेट भी जान लेते हैं भैया क्या है। तो ये स्पेस रेस 2 अगस्त 1955 से लेकर 17 जुलाई 1975 तक चलती है। खैर, ये तो सिर्फ ऑफिशियली डेट है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये स्पेस रेस कभी बंद नहीं हुई, न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी कभी बंद नहीं हुई। ऐसा हो सकते हैं भैया, आज भी चल रहा है। आज भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमर्स आगे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्राइसिस की, जिसे कहते हैं कूबन मिसाइल क्राइसिस। बेसिकली कूबा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री आइलैंड है, लेकिन इसकी जो दूरी है यूएसए से वो करीबन 2443 किलोमीटर ही है। अब होता क्या है कि 16 अक्टूबर 1962 को यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को CIA द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे एक जासूसी विमान ने U-2 ने कुछ पिक्स ली हैं, जिस पिक्स में कूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स के जो लॉन्चर्स होते हैं वो बनते हुए दिखे गए हैं। जब ये बात वो सुनते हैं तो बहुत चौंका देने वाली बात होती है, क्योंकि भाई सिर्फ कूबा जो है वो यूएस से बहुत पास में है। 2443 मिसाइल्स के लिए कुछ भी नहीं होता किलोमीटर्स में देखा जाए तो। अब उन्होंने जब ये बात समझी तो उनको लगा कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि यूएसएसआर जब चाहे तब यूएस के ऊपर हमला कर सकता है, वो भी न्यूक्लियर आर्म्स के मिसाइल से। तो तुरंत प्रेसिडेंट रिस्पॉन्स में एक पब्लिक वार्निंग इशू करते हैं और कहते हैं कि इस चीज को आप यहाँ से ले जाओ, ठीक बात नहीं। लेकिन 14 अक्टूबर को U-2 जासूसी विमान ने दोबारा कुछ फोटोग्राफ्स लिए और उन फोटोग्राफ्स में साफ साफ दिखता है कि अभी भी काम चालू है, काम बंद नहीं किया गया है। और इसके बाद प्रेसिडेंट कैनेडी तुरंत रिस्पॉन्स में आते हैं और 22 अक्टूबर को अपने नेवल फोर्स को ऑर्डर देते हैं कि कूबा को क्वारंटाइन कर दो। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि घेराबंदी कर दो और कोई भी चीजें जो आ जा रही है उनको रोक दो, खासकर जो सोवियत यूनियन से आ रहा है या फिर जो भी सोवियत यूनियन में जा रहा है। और 22 अक्टूबर को ही यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने उस सोवियत यूनियन के लीडर को लेटर भी लिख दिया। लेटर इतिहास का पहला लेटर बना जो कि डायरेक्ट भेजा गया था यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा यूएसएसआर के प्रेसिडेंट को। और उस लेटर में वो डिक्लेयर करते हैं कि यूएस कूबा में ऑफेंसिव वेपन्स को अलाउ नहीं करेगा, इसलिए आप सारे अपने वेपन्स को वहां से विड्रॉ कर लो, जो सही भी है। Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. I have directed the armed forces to prepare for any eventuality, and I trust that in the interest of both the Cuban people and the Soviet technicians at the sites, the hazards to all concerned of continuing this threat will be recognized. और फिर 24 अक्टूबर को सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट निकिता ने रिस्पॉन्स किया यूएस प्रेसिडेंट को और अपने वेपन्स को वापस लेने का वादा भी किया। और मैं आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर से लेकर ये 26 अक्टूबर का समय था। 14 अक्टूबर को जब स्पाई ने पहली बार फोटोग्राफ्स ली और 26 अक्टूबर को जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने रिस्पॉन्स किया, तब तक जो ये माहौल बन गया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में,
ये सबसे गर्म माहौल माना जाता है कोल्ड वॉर के दौरान पे, यानी कि द हॉट टाइम बिटवीन द कोल्ड वॉर। और 26 अक्टूबर से यूएसएसआर के कई शिप्स जिसमें न्यूक्लियर आर्म्स और वेपन्स स्टैब्लिश किए रहते हैं वो सब वापस जाने लगते हैं सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन उस लेटर में एक शर्त भी होती है, लेकिन वो ये शर्त ये होती है कि यूएसएसआर कुबा को तभी खाली करेगा जब यूएसए ये एक्सेप्ट करे कि वो कुबा में हमारे जाने के बाद हमला नहीं करेगा या फिर अटैक नहीं करेगा। इस बात को यूएस प्रेसिडेंट मान भी जाते हैं और फिर वो जो माहौल बना रहता है हॉट वाला वो कोल्ड होने लगता है दोबारा से। और इन्हीं टेंशंस के चलते यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हॉट लाइन स्टैब्लिश की जाती है 1962 के अक्टूबर में। यहाँ पे हॉट लाइन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पेट्रोल पंप लगाकर आप माचिस मार दिया और आग बढ़ रही है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यहाँ पे हॉट लाइन का मतलब ये है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, जिससे कोई मिसलीडिंग ना हो पाए और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई गलत फैसले न ले ले, चाहे यूएस के प्रेसिडेंट हो चाहे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट हो। इस चीज को इग्नोर करने के लिए उन्होंने हॉट लाइन को एस्टैब्लिश किया। हॉट लाइन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन था जिससे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बातचीत हो सके बस। लेकिन यूएसए के लिए हॉट लाइन बस सॉल्यूशन नहीं था। और 1953 में 54 टाइटन 2 यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल, जो कि उस समय यूएसए की लार्जेस्ट लैंड बेस्ड मिसाइल हुआ करती थी, उन्हें स्टैब्लिश करता है यूएसए के अलग अलग नेवी और एयरफोर्स के फील्ड्स में। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ एक तरफ यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा होता है, तो वहीं बाकी कंट्रीज में कोल्ड वॉर के इन्फ्लुएंस के कारण और कई अलग अलग वॉर्स चल रही होती हैं, जैसे कि चाइनीज सिविल वॉर, जर्मन रीआर्मेंट, क्यूबन रिवॉल्यूशन, सोवियत अफगान वॉर और कई इन्वेंशंस जो उस टाइम पे हुए, ये सब एक साथ चल रहे होते हैं कोल्ड वॉर के दौरान में अलग अलग कंट्रीज में। तो फाइनली अब बात आती है कोल्ड वॉर के अंत की। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हुआ इस कोल्ड वॉर का अंत। 11 मार्च 1985 को यूएसएसआर के नए प्रेसिडेंट मिखाइल गॉर्बेच को अपॉइंट किया जाता है एज प्रेसिडेंट। और ये ऐसा पल होता है जिस टाइम से ही आप समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर की लास्ट जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। प्रेसिडेंट मिखाइल कोल्ड वॉर के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल अवगत थे, इसके क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और क्या पॉजिटिव। और इसी के चलते 1989 में जो सोवियत अफगान वॉर चल रही होती है, वहां से सोवियत अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेता है और उस वॉर को वहीं खत्म कर देता है। 5 days to go before the Soviet troops withdraw totally from Afghanistan. Soviet troops continued their withdrawal from Afghanistan. Under the plan, all of their 100,000 troops were to leave the country by the 15th of February. और उनके अपॉइंट होते ही मानो कि सिलसिला चालू हो गया हो कोल्ड वॉर को खत्म करने का, क्योंकि जो बर्लिन वॉल गिरी थी वो मिखाइल के ऑर्डर से ही गिरी थी। सोवियत अफगान वॉर भी जो रुकी थी वो मिखाइल के ऑर्डर से ही रुकी थी। तो इसका ये साफ मतलब था कि यूएसएसआर चाहता था अब इस कोल्ड वॉर को खत्म किया जाए। और 1989 के दिसंबर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक मीटिंग होती है यूरोप के माल्टा कंट्री में, और इस मीटिंग में ही कोल्ड वॉर का एंड डिक्लेयर कर दिया जाता है उन दोनों के बीच में। लेकिन ऑफिशियली कोल्ड वॉर का एंड 26 दिसंबर 1991 को माना जाता है, जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, जो कि एक संगठन हुआ करता था अलग अलग कंट्रीज को जोड़कर, वो 15 अलग अलग कंट्रीज में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। और उसी दिन कोल्ड वॉर का अंत भी माना जाता है, यानी कि यूएसएसआर टूटा तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। लास्ट में मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। इस फोटो में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थॉमस पी स्टफोर्ड और रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्सेई स्पेस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। 17 जुलाई 1975 को, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में ही हैंडशेक कर रहे हैं। और ये पिक वॉर के बीच में दोस्ती का अच्छा रिश्ता भी दिखाती है, और ये भी बताती है कि वॉर कंट्रीज के बीच में चल रही होती है, ना कि लोगों के बीच में। हाँ, कुछ लोग एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, वो स्वाभाविक बात होती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग विरुद्ध हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो हमारे हैं, कुछ लोग मानते हैं वो गलत लोग हैं, दूसरे लोग हैं। सबकी अपनी अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है, अपना अपना एक नजरिया होता है लोगों को देखने का, समझने का चीजों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और ऐसे अमेजिंग और फैक्चुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।